अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इलॉन मस्क, बिल गेट्स, एलेक्स कार्प, जमात, क्या नाम है इसका, सैम ऑल्टमन। ये अजीम हस्तियां जो साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड्स में दुनिया को लीड कर रही हैं। मगरबी दुनिया की उस तहजीब की सबसे शानदार पैदावार, और अब उसका उरूज, उसकी मिराज बल्कि हम कहेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। कि हम थिंकिंग प्रोसेसेस को इंसान जो है वो आउटसोर्स करते हैं, कि जिस्म की मजदूरी तो नहीं करनी पड़ती। हल जोतने के लिए हमारे पास डंगर और उसके बाद अब ट्रैक्टर आ गए हैं। चल के एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माइग्रेट करना हो तो पहले घोड़े, गधे और उसके बाद खच्चर और ऊँट वगैरह, और उसके बाद अब गाड़ियाँ, ट्रेनें, जहाज़ आ गई हैं। अब अगर तमाम जिस्म की मशक्क़तों से हमें फ़राग़त मिल चुकी हुई है, क्योंकि आपको पता है हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ कितनी इम्प्रूव कर गई है। हमारे आबा अजदाद जो साल के सिर्फ 125-30 दिन काम करने का उनको शर्फ हासिल था, उन्हें हमारे वाला शर्फ तो हासिल नहीं था ना कि 3 साढ़े 300 दिन साल के काम करें। ये शर्फ तो हमारा हक है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के ज़माने में रहते हैं। अपनी शानदार इलोंगेटेड ज़िंदगियाँ जीते हैं, जहाँ डायबिटीज़, कैंसर, ब्लड प्रेशर, एसटीडीज़ मुख्तलिफ, हर चीज़ के लिए वैक्सीन रिक्वायर्ड होती है। इस हमारी एक्स्ट्रा जो हमें 25 साल एक्स्ट्रा जो मिले हैं ना, वैसे ज़िंदगी बदल गई है वैसे। टेक्नोलॉजी इज़ बीन अ ग्राउंड ब्रेकिंग चेंज फॉर ह्यूमैनिटी। बहरहाल अब उसके अंदर एक नया एक मतलब पहलू आ रहा है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि जिस्म की तमाम मुशक्क़तें, दर्द अब क्योंकि दूर हो गई हैं, हम सब एक जन्नत में रहते हैं, तो अब लिहाजा हमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं है आइंदा से। हम अपने थिंकिंग प्रोसेस को भी आउटसोर्स कर सकते हैं, और वो भी दे सकते हैं हम इतने ट्रस्टवर्दी नाम एआई कंपनीज़ के, उनके नाम, और सरकारी महकमे जो उनके ऊपर ओवरसाइट करते हैं। जैसे पंजाब का बड़ा मशहूर एआई रिप्रोडक्शन का पहला जो उन्होंने मिनिस्ट्री बनाई है, उसके बड़े मशहूर यंग वज़ीर थे, यंग लीडर हैं उसके, क्या नाम है उन साहब का? जो यंग लीडर है, नए उन्होंने बनाया, अली डार साहब। पता नहीं आपने सुना होगा उनको कि नहीं सुना होगा। आजकल खबरों में कोई ज़िक्र खैर उनका आ रहा था। बहरहाल क्रिप्टो और एआई को देखने और जानने वाले लोग हैं ये लोग, अज़ीम लोग। इसी तरह बिल गेट्स, इलॉन मस्क, इस तरह की अज़ीम हस्तियों का आज से साल पहले इसी तरह के मौज़ूआत में इनका नाम आ रहा था। वो एक मशहूर वहाँ पे एक यंग एंटरप्रेन्योर थे, जस्ट जनरली अ गुड किड, पता नहीं आपको याद हो कि ना याद हो, जेफरी एप्स्टीन। उनके साथ भी ये बड़ी मेहनतें किया करते थे। वो जज़ीरा भी था उनका, वहाँ पे जब थक हार के मेहनत के बाद वो जाके वहाँ पे आराम फरमाया करते थे, और बच्चों की वो जो ज़हनी नशो-नुमा के लिए वो तदबीरें और तैयारियाँ किया करते थे। अब इस ज़िमन में हम बहुत तनकीद करते हैं, तो हमारे पे ये राय हमेशा दी जाती है, इंडियन हमारे हिंदू भाइयों से ख़ास तौर पे, और मुसलमानों में पाकिस्तान, इंडिया के जो ज़रा उनको माइंड वायरस लग चुका हुआ है, प्रोग्रेसिव माइंड वायरस, के प्रोग्रेस जो है एक लीनियर टाइमलाइन है, और ये हमेशा भलाई की तरफ लेके जाती है। प्रोग्रेस फॉर द सेक ऑफ प्रोग्रेस। जैसे हम भलाई के रास्ते पे गामज़न हैं, आप देख ही रहे हैं, 100 साल, 150 साल से इंसान गामज़न है। तो उनकी तनकीद ये होती है कि आप प्रोडक्टिविटी के ख़िलाफ़ हैं, आप इंसानी तरक्की के ख़िलाफ़ हैं। हकीकत ये दोस्तों कि इंसानी तरक्की के बावजूद, ये मेरे एक बच्चे ने मुझे क्लास में पूछा, मैं क्लास पढ़ाता हूँ, मैं हैरान हो गया कि उसने इतनी हाई लेवल मार्क्स की इकोनॉमिक तनकीद कर दी बैठे बैठे। उसने कहा सर ये मशीनें वगैरह सारी बन गई हैं, हम एआई की बात कर रहे थे, डिबेट हो रही थी क्लास में, लिटरेचर की, वो इंग्लिश क्लास में डिबेट हो रही थी। तो वो कहने लगा कि तभी एआई आएगी तो फिर तो हम मजदूरी नहीं करेंगे ना, मशीनें आई लेकिन हमारी मजदूरी जा रही है, हम तो आर्ट्स वगैरह बनाएंगे, हम तो गाने बनाया करेंगे, हम तो खेला कूदा करेंगे। तो मैंने कहा बेटा मशीनों के आने के बाद कौन सा ऐसा हो गया? तो कहने लगा बात तो सही है, अभी तुम ज़्यादा काम करते हैं। यानी उसे भी अंदाज़ा था कि किसान साल में 100 दिन ही काम करता था, वो 300 दिन नहीं काम करता था। तो बहरहाल ये जो बड़ा इकोनॉमिक सवाल है, बिकॉज़ इट्स ऑलवेज़ बीन अ क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मोरालिटी, मॉरल क्वेश्चन है ये एक टेक्नोलॉजिकल क्वेश्चन नहीं है। द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमैनिटी एक टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन नहीं है। मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ घर से आपके। इस्लामाबाद एयरपोर्ट है, बहुत सेंसिटिव टेरिटरी का एक सेंसिटिव सेंट्रल एयरपोर्ट है, नया-नया आपने बनाया है। आपकी रियासत में किसी को एक ब्रेन वेव आती है कि हम ये यूएई को हैंड ओवर कर देते हैं। वो यूएई जो प्रैक्टिकली अपनी तमाम एयर डिफेंस और अपनी इंटेलिजेंस जो है वो आउटसोर्स करता है इसराइल और अमेरिका को। शुक्र अल्लाह के आखिरी लम्हे पे हैंड ओवर से पहले किसी को अक्ल आई और उसने कहा नहीं, अगर वो इस्लामाबाद में आके यूएई बैठ जाएगा तो इसका मतलब है कि इस्लामाबाद में आके इसराइल बैठ गया है, जिसका मतलब है कि इस्लामाबाद में आके बैठ के इंडिया यानी रॉ आके बैठ गया। तो वो बात शूट डाउन होगी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले जाएँ आप रिवाइंड करें तो जब टेक्नोलॉजी की प्रॉमिस आती है वो इतने ज़ोर से एक्साइट करती है हमारे हुक्मरानों को। टेक्नोलॉजी की प्रॉमिस इतनी एक्साइटिंग होती है हमारे बड़ों के लिए, इतने ज़ोर से आती है उनको टेक्नोलॉजी, कि वो पेगासस नामी सॉफ्टवेयर ले आए और तमाम बड़े हुक्मरानों के वो मोबाइलों पे उन्होंने डाल दिया, और इज़राइल को ये लो बैकडोर ले लो, आओ देखो हम क्या कर रहे हैं।
ईरान के अंदर मिसाल मिल गई आपको इतनी बड़ी एयर स्ट्राइक्स की कि तमाम टॉप लीडरशिप की डिकैपिटेशन के अंदर सेफ सिटी कैमरा सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, उनको हैक करके देखा जा रहा था। हैक भी क्या करना, बैकडोर्स होते हैं। और फिर जो हिजबुल्लाह का पेजर क्राइसिस है कि सप्लाई चेन के अंदर चाहे हार्डवेयर हो चाहे सॉफ्टवेयर हो, जो आप टेक्नोलॉजीज परचेज कर रहे हैं उनके अंदर बैकडोर्स हैं। और वो बैकडोर्स उनके पास हैं जिन्होंने आपके पटे की वो लीश पकड़ी हुई है। वो जितनी ढील देना चाहें देते हैं, और जब उसको खींचना चाहें तो वो खींच लेते हैं आपको। अब ये देखें, ये ब्रिटिश आप एम्पायर की अकल देख लें। यूके के अंदर भी हमारे जैसे जीनियस बैठे हुए हैं। ये बड़ा शानदार आर्टिकल है पैलेंटियर से मुतल्लिक। पैलेंटियर आपको पता होगा एलेक्स कार्प की मशहूर एआई कंपनी है। एलेक्स कार्प एक प्राइमरी सेंटर फिगर हैं कि जो इस वक्त एआई और टेक जो बबल है अमेरिका की फाइनेंस इकोनॉमी का, उसको लीड कर रहे हैं। वो भी एक एक्सेंट्रिक कैरेक्टर हैं, लगता है उनके ऊपर जिन चमड़े हुए हैं। जैसा कहते हैं ना, जिन जिसके ऊपर होते हैं ना, वो आता है ना रिवायत में कि वो ऐसे जैसे वो खारिशें करता है और वो ट्विच करता है और वो हिलता रहता है, उस तरह के भी एक मजनून है। एक्सेंट्रिक नर्ड कैरेक्टर्स इन्होंने क्रिएट किए हैं। बिल गेट्स था, वो ऊंची नेक वाली वो स्वेटर पहना करता था, तो वो एक स्टीव जॉब्स था। ये पीआर कैरेक्टर्स से बनाते होते हैं। इलॉन मस्क बड़ा एक्सेंट्रिक बिलियनियर है, बड़ा रिलेटेबल कूल बिलियनियर है। तमाम लिबरल्स के पसंदीदा शो हाउ आई मेट योर मदर, नहीं कौन सा प्रोग्राम होता है स्टूपिड सा साइंस वाला, बिग बैंग, न्यू एथियस्ट शो जो था वो, बिग बैंग थ्योरी के, वाओ आई हैक एंड लव साइंस, फिजिक्स इज कूल, उसकी वो हर एपिसोड में होता था। ये मार्वल जो ये जो मेटावर्स है, ये जो एक मल्टीवर्स है जिसके अंदर बच्चों के लिए मैथोलॉजी क्रिएट की जा रही है कि नहीं, साइंस बेस्ड मैथोलॉजी, कि भाई साइंस के ज़रिए हम और आलमों को एक्सेस करेंगे। कि उसमें वो कभी आयरन मैन की फिल्म में आ रहा होता है। तो ये पीआर डेवलप की गई है इन लोगों की, कि इनको दिखाया गया कि ये तुम्हारे हीरोज़ हैं, इनको पूजो, इनकी तरह बनने की कोशिश करो। एलेक्स कार्प साहब और ये जो पैलेंटीर है, ये क्या करती है? ये एक यूएस की स्पाई टेक फर्म है, और इसके ताल्लुकात इस आर्टिकल के मुताबिक, और बड़ी तफसील आपको मिलेगी, इसकी ब्रिटिश इंटेलिजेंस से भी ताल्लुकात हैं और ब्रिटिश सरकारी अपरेटस के अंदर क्या क्या ताल्लुकात हैं। ये क्या क्या ताल्लुकात हैं आप जाने, कि 330 मिलियन डॉलर पाउंड का इनका कॉन्ट्रैक्ट है एनएचएस के साथ, यानी पूरा तमाम हेल्थ डेटा जो है पूरे यूके का वो इनके पास मौजूद है। ठीक, 240 मिलियन डॉलर की पाउंड की इनकी डील है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ, यानी कि उनकी मिलिट्री टारगेटिंग सिस्टम्स को भी वो ठीक, यानी यूके की तमाम मिलिट्री टारगेटिंग सिस्टम्स एक अमेरिकन स्पाईवेयर फर्म के कंट्रोल में, बहुत अच्छे। और 15 मिलियन पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट है ब्रिटेन की न्यूक्लियर डेटरेंस पॉलिसी का, कि जहाँ भी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के ख़िलाफ़ ब्रिटेन काम करता है उसमें ये कंपनी शामिल है, उसमें उसकी डिसीजन मेकिंग में, उसकी इंटेलिजेंस गैदरिंग में। बहुत अच्छे। पैलेंटीर और क्या काम करती है? पैलेंटीर प्राइमरी टारगेटिंग टूल है और एआई मैपिंग टूल है, जिसको इस्तेमाल किया जाता है अहले गाज़ा के ख़िलाफ़, वेस्ट बैंक वालों के ख़िलाफ़। मैं आपको इसमें एक मिसाल देता हूँ। जो डेटा लर्न किया ना, इसमें तफसील आपको आगे मिलेगी आर्टिकल में, और भी आपको आर्टिकल्स में मिलेगी। जो तफसील इन्होंने लर्न की ना, इनकी एआई टूल्स को आपको ट्रेन करना होता है बिग डेटा के साथ। जो मशीन लर्निंग इनकी हुई ना यूके में एम्बुलेंस सिस्टम्स के ज़रिए, कि जब एक विक्टिम रिस्पॉन्स करता है कि वो ज़ख्मी हो गया यहाँ पे, तो कितनी स्पीड से एम्बुलेंस आती है और कितने डायरेक्शन से मूव करते हैं। तो आप एवरेज मूवमेंट इंसानों की मैप कर सकते हो कि क्राइसिस में क्या होगा, कि कितने लोग दौड़ के आएंगे, कैसे वो एक वो वहाँ पे एक वो बना लेंगे, क्राउड बन जाएगा। फिर इमरजेंसी सर्विसेज किस डायरेक्शन से आएंगी, उनकी स्पीड ऑफ अप्रोच क्या होगी, वगैरह वगैरह। और ये आपको लगता है कहाँ इस्तेमाल हुआ है इंटेलिजेंस की सारी, ये सारी थिंकिंग कहाँ इस्तेमाल हुई है एआई की? ये अहले गाज़ा के लिए इस्तेमाल हुई है, ये डबल टैप स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल हुई है। डबल टैप स्ट्राइक क्या है? कि एग्जैक्टली विद इन मिनट्स एंड सेकेंड्स, टू द डाउन टू द मिनट्स एंड सेकेंड, इसराइल के पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस इन एआई प्लेटफॉर्म्स के यूके में ट्रेन हुआ, यानी यूके की कमाम में ट्रेन हुआ ये एआई। वो एग्जैक्टली इनको बताता है कि इमरजेंसी रिस्पांस सर्विसेज कैसे ऑपरेट करेंगी, कितना बड़ा क्राउड होगा, क्या तुम कैजुअलिटीज़ कर सकते हो, कितने बंदे ज़ख्मी कर सकते हो, क्या डिमोरलाइजेशन इम्पैक्ट होगा। एक वो हमला करते हैं छोटा, लोग ज़ख्मी हो जाते हैं एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर, वहाँ से लोग भाग के उनको नीचे ले आते हैं। एक जम्मे गफ़ीर इकट्ठा हो जाता है 100-200 लोगों का, वहाँ से एम्बुलेंस आ रही है नॉर्थ साइड से ड्राइव करके। तो वो एग्जैक्टली उसको डबल टैप तब करेंगे, दूसरी स्ट्राइक तब मारेंगे जब वो जानते हैं कि मैक्सिमम कैजुअलिटी काउंट होगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग नुकसान पाएंगे उससे। ये कहाँ से उनको पता लगा है? हर वक्त मॉनिटर करना, फिजिकली देखना और मेजर करना मुमकिन नहीं। वो डेटा ट्रेन होकर उनको मिला यूके से, कि यूके में रिस्पॉन्स टाइम में सबसे ज़्यादा लोग कब इकट्ठे होते हैं कि एक्सीडेंट साइट के ऊपर। मिल गया आपको? तो आप अपने फ्री डेटा, फ्री लेबर इन ऐप्स को प्रोवाइड करके
आप उनके एआईज़ को ट्रेन करते हैं, उन्हें पैसे देते हैं उन ऐप्स को यूज़ करने के लिए, मल्टी मिलियन पाउंड कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, फिर वो आपके डेटा को लीक करते हैं और वो आपके एक दुश्मन मुल्क को, चलें इस केस में तो उनके एलाइड कंट्री इसराइल को, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को और मिलिट्री डिफेंस डिपार्टमेंट्स को पकड़ा देती है कि तुम इसके ज़रिए टारगेटिंग करो। 9/11 के बारे में एक बड़ी मशहूर बात कही जाती है कि 9/11 के बाद किसी ने अमेरिका में पोर्नोग्राफी नहीं देखी कि सिवाय उसको कोई कैमरा भी देख रहा था आगे से। ये बड़ी अचंभे की बात होगी कि आप कहेंगे यार इसका क्या मतलब है? इससे मुराद ये है कि 9/11 के बाद दौर आया आपका मोबाइल फ़ोन का, फ्रंट फेसिंग कैमरा वाले, और उसके बाद दौर आया आपके फ्रंट फेसिंग कैमरा वाले लैपटॉप का, जहाँ उसके अंदर बिल्ट इन वेबकैम आता था। अमेरिका के अंदर पोर्नोग्राफी का इस्तेमाल कई 100 साल से हो रहा है। लेकिन अब वो एक कॉन्ट्राबैंड है लोगों को ब्लैकमेल करने का, उनकी सेक्सुअल एपेटाइट्स को मेजर करने का। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने एक पेट्रियट एक्ट पास किया था, एक बिल पास किया था इन सीक्रेट, उसको अप्रूव करवा लिया था वॉर के हिस्टेरिया के अंदर इराक के ख़िलाफ़, कि चूँकि यहाँ पे कोई न्यूक्लियर हमला भी कर सकता है, तो हमारे पास ये इस्तेहकाक है कि हम किसी भी वक़्त जो मर्ज़ी स्पाइंग करें और तमाम को तमाम डेटा इकट्ठा कर लें लोगों का। और विकीलीक्स के एडवर्ड स्नोडन के लीक्स के ज़रिए हमें यही पता लगा था कि वो उस पे भी कायम नहीं थे, वो उससे उसके डिफाइंड गाइडलाइन से भी आगे बढ़ के डेटा इकट्ठा कर रहे थे अमेरिकन सिटीजन्स का, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। और इसी वजह से एडवर्ड स्नोडन आज तक अमेरिका वापस नहीं आ सका और वो रूस के अंदर रहता है। इसका क्या ताल्लुक है एलेक्स कार्प के साथ, इलॉन मस्क की ग्रॉक के साथ, इसके साथ ये ओपन एआई के साथ, सैम ऑल्टमन की, या ये पेलंटियर जो है। पेलंटियर ने बेसिकली जो मिनाब स्कूल में मासूम बच्चियों का हमला हुआ था, प्राइमरी सस्पेक्ट है उसकी इन्वेस्टिगेशन का पेंटागन के, कि इनकी इंटेलिजेंस ने हमें बताया था, जो एआई ने, यानी एआई ने, एक कंप्यूटर ने, एक अनफीलिंग अनथिंकिंग मशीन ने ये तय किया कि गोश्त, खून, छिछड़ों वाले, लोथड़ों वाले, हड्डियों वाले, गूदे वाले इंसानों के ख़िलाफ़ किस वक्त, कहाँ, कैसे हमला किया जाएगा। और अमेरिकन फ़ौज ने इसको मान लिया। जो भी हो जाए, अमेरिकन फ़ौज इंसान है, और ईरानी फ़ौज और ईरानी अफराद और सिविलियन भी तो इंसान है ना। तो इंसानों ने इंसानों पे वार किया एक मशीन की मशवरे पर, और उस मशीन को ट्रेन किया गया है हम सब के डेटा के ज़रिए। वो जो 160 से ज़ायद बच्चियाँ शहीद हुई हैं, बहिमाना तरीके से कत्ल हुई हैं, और उसकी आप तफ़सील पढ़ेंगे आपको अंदाज़ा होगा कि पहले उन्होंने वार किया, वो बच्चियाँ प्रेयर एरिया में, प्ले एरिया, एक प्रेयर और प्ले एरिया था, नमाज़ पढ़ने का और खेलने का एरिया था, सेंटर एक कोर्टयार्ड टाइप कमरा था। उसके अंदर सारी बच्चियाँ, इमरजेंसी ड्रिल्स होते हैं स्कूल के अंदर, तो सारी बच्चियों को टीचरों ने लाड प्यार से अल्लाह बच्चू करके इकट्ठा किया उस जगह में कि यहाँ हम महफूज होंगे। और फिर उनको टारगेट किया गया एक हैवी म्यूनिशन के साथ, उसी कमरे को स्पेसिफिकली, कि यहीं इकट्ठे होंगे सारे लोग। और जब इकट्ठे हुए और हैवी म्यूनिशन लगी, तो वो हैवी म्यूनिशन इतने हाई टेम्परेचर्स पे बर्न करती है कि इन बच्चियों की राख भी नहीं बची होगी, दे मेल्टेड। यानी जो बच्चियां धमाके में फ़ौरन नहीं हलाक हुई, वो मेल्ट की हैं। यानी एक मशीन, और इसके ये जोकर बिलियनियर सीईओ, जिसको यहाँ टाउट करते हैं आपके नौजवान के, मैं एआई के लिए काम कर रहा हूँ, पेलंटियर के लिए, ओपन एआई, एंथ्रोपिक के लिए, मैं फ़लाने फेसबुक मेटा के लिए कर रहा हूँ, मेरी जॉब लग जाए बस। उसकी कंपनी ने ये इंटेलिजेंस प्रोवाइड की कि छोटी 160 मासूम परियां हमारी मेल्ट कर गई। आपने कभी मेल्ट होते हुए देखा है किसी चीज़ को? मेरा मशवरा है, अगर आपने किचन वगैरह का काम नहीं किया, अगर छोटे हैं उम्र में, तो किसी बड़े की इजाज़त लेके एक चम्मच मक्खन जो है वो प्लेट में, किसी माइक्रोवेव से प्लेट में रखवा के या तवे में रखवा के उसको मेल्ट होते हुए देखिएगा कि वो कैसे मेल्ट होता है, जलता कैसे है, फिर जलने दीजिएगा उसको। वो जब पिघल के राख होकर काला हो जाता है, फिर सड़ के वो भी भुस जाता है, हत्ता कि सिर्फ आपके माइक्रोवेव में या आपके फ्राइंग पैन में एक दाग रह जाएगा। अब ये किसका काम है? ये किसको अकल आनी चाहिए? अगर मैं आपको बताऊं, अगर पंजाब, आज मैं बताऊं, पंजाब जो सो कॉल्ड एआई रिप्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और वो माशाल्लाह काफ़ी रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहे हैं, अभी खबरों में भी आपने देखा है, जो रिप्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, अगर वो, उसको बताया जाए कि एंथ्रोपिक आ रही है, या पेलंटीर आ रही है, या मेटा आ रही है, या ग्रॉक आ रही है, तो क्या करेंगे वो उल्टी कलबाजियाँ खाते हुए जाएंगे, और 8 एंगल से सात कैसर और उनके साथियों की टिकटॉक बना रहे होंगे कि आ गए, दूल्हे मियाँ घर आ गए। वो सीन नहीं, तो जया बच्चन भागते हुए जाती है, जो शाहरुख खान हेलीकॉप्टर में आता है, ये मुझे पता था भाई आए, तुम आओगे। वो थाली लेके उसको ऐसे, वो जो उसकी उसकी वो उतारते हैं, नज़र उतारते हैं। ये कौन लोग हैं हमारे हुक्मरान? ये सोचते नहीं हैं, ये हमें कत्ल करवाना चाहते हैं। 25 करोड़ का मुल्क है, हमारा डेटा कीमती है।
एक दिन में आप पाकिस्तान के आईटी डिपार्टमेंट्स को कह सकते हैं, मार्केट को कह सकते हैं अपना बनाओ, अपना बिग डेटा एआई प्रोग्राम बनाओ, अपना मार्केट के अंदर सप्लाई भी है ऑफ इनफ लेबर, अपना वो बनाओ, फेसबुक अपना बनाओ, इंस्टाग्राम अपना, यूट्यूब हम खैर बात कह रहे हैं, लेकिन नहीं, हम मजबूर हैं। वी हैव दैट टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी टू डू दिस। झूठ बोलते हैं कोई नहीं, हमारी मार्केट ट्रेंड है, हम करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि इंडिविजुअल्स के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। इसी तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी वेस्टेड इंटरेस्ट हैं इंडिविजुअल्स के। ये आप देख लें इस आर्टिकल की तफसीर को कि ये किधर लेके जाएगा यूके को, कि उनके पास अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ नहीं है सिवाय कि अमेरिकन स्पाईवेयर उनको विटनेस कर रहा है। इस ज़मन में हमने एक प्राइवेट स्टोरी की थी, हम हमेशा एक प्राइवेट प्रोग्राम करते हैं वीकली अपने ईऑन मेंबर्स के लिए, तो वो उसकी भी आप रील देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कैसे स्पाइंग कर रहा था यूरोपियन अकवाम के ऊपर, और यूरोपियन अकवाम अब उसको कैसे अपने सरकारी महकमों से निकाल रही है। तो यूरोप को देख के सबक हासिल कर लें अगर आपने खुद नहीं सबक हासिल करना। और अगर आप वो प्राइवेट प्रोग्राम्स हमारे वीकली देखना चाहते हैं तो 3,000 रुपये की हमारी मैट्रिक्स की मेंबरशिप परचेज कर लें। हमेशा की तरह सुनने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सईद खान, इसको देख के तुझे क्या वाइब आ रही है इस बंदे को? He is, I don't want to say. Said bro, फुल के क्या है? First of all, the goatee is telling me ये कादियानी है। 110% sir, you are right on the money. This man is a Qadiani. Eventually ये UK चला गया था, and this guy eventually became head of the Lahore Ahmadiyya movement. These three are डॉक्टर साद खान के बच्चे। ये जो बच्चा है मोटू सा सेंटर में, इसका नाम है खालिद खान, और उसके पीछे जो लड़का है उसका नाम है इमरान खान। That's इमरान खान। Where? इसके पीछे जो छुपा है, I'm just kidding, it's इमरान नासिर खान। I was like, what? ये बंदा यूके में एमपी बन गया इवेंचुअली। अनफॉर्चुनेटली जो सबसे राइट पे बच्चा है उसका नाम है करीम खान, एंड करीम खान went on to become the chief justice of the international criminal। इसने वारंट निकाला ना हमास की लीडरशिप का और नेतन्याहू और उसके कैबिनेट मेंबर्स का। यस, यूनाइटेड स्टेट्स से एक बड़ा सख्त लेटर आता है, काफी ज्यादा सेनेटर्स जो हैं वो उसको साइन करते हैं, और उसके एंड में एक्चुअली बस थ्रेटन करते हैं करीम खान को। इवेंचुअली खैर वो निकाल देता है वारंट नेतन्याहू के अरेस्ट के लिए। ट्रम्प सैंक्शंस के साथ हिट करता है। ये जब सैंक्शंस आती हैं, माइक्रोसॉफ्ट करीम खान की ईमेल कैंसिल कर देता है, और फिर कुछ अरसे के अंदर क्योंकि ये सैंक्शंस और भी आईसीसी जजेस के खिलाफ आती हैं, इनके जो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट्स हैं वो फारिग हो जाते हैं। The power of the American state to just wreck stuff, it's insane. And the fact that पाकिस्तान में फ्रेम करते हैं लोग as some sort of, you know, they're just companies, आपने बिजनेस करना है उनके साथ। What are you, like mentally retarded? These companies are American military की extensions हैं। जब ये होता है तो यूरोप के अंदर एकदम से एक फेयर स्पार्क हो जाता है कि किसी भी वक्त ट्रम्प एसेंशली एक किल स्विच दबा सकता है और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को कोलैप्स कर सकता है। ये काफ़ी खौफनाक अलामत है। पिछले साल के अंदर थ्रू आउट यूरोप एक मूवमेंट चली है, आहिस्ता आहिस्ता जितना भी माइक्रोसॉफ्ट और मुख्तलिफ जो अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ये रिप्लेस कर रहे हैं अपने लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वी नीड टू कंसिडर के पाकिस्तान क्या कर रहा है।